हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। श्रृंखला जो हमारी चल रही है सल्तनत कालीन इतिहास की, मोहम्मद बिन तुगलक, हमने चर्चा अपनी शुरू कर दी थी पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के ही बारे में बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसने किस तरह से बहुत सारी योजनाएं बनाई जो कि विफल हो जाती हैं, और जो उसके चर्चा का विषय भी रहा है उसके सल्तनत काल में। और आज हम देखेंगे कि उसने जो 1325 से 1351 तक का जो शासन किया, उसमें किस तरह से उसने अपना साम्राज्य को किस तरह से उसने विस्तार किया, और वो उसके जो अंत समय जब आता है, जो उसका अंतिम दशक है जो उसके शासन का, उस समय वो शासन जो है, ये जो साम्राज्य है वो किस तरह से विघटन की ओर चला जाता है। और अब आप यहाँ पे दो मानचित्र मैंने डाले हुए हैं। बाईं तरफ आप जो देखेंगे उसमें जो शेडेड क्षेत्र है, जो ये जो सीमा रेखा बनी हुई है, ये उसका वो साम्राज्य है जो वो स्थापित करता है सल्तनत काल में अपने शासन में। और ये सल्तनत काल के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य है किसी भी सुल्तान के लिए। इससे पहले का जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसने दक्षिण के कुछ राज्य नहीं जीते थे, लेकिन इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पे भी अपनी विस्तारवाद नीति अपनाई है। और ये जो साम्राज्य है सल्तनत का, ये अभी तक का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य किस सुल्तान का था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। अब यहीं से आप अगर दाहिनी तरफ जो मैंने मानचित्र डाला है उस पर अगर नज़र डालें, तो जो नीली रेखा है, जो नीली आउटर जो बाहरी जो रेखा है, ये वाली, ये दिखाती है कि उसका जो साम्राज्य था वो कितना है। और ये जो नीले रंग से जो मैंने क्षेत्र जो बनाया हुआ है, ये वो क्षेत्र है जो उसके शासन के अंतिम समय में स्वतंत्र हो जाता है। और अब उसकी जो सीमा रेखा है वो फिर से नर्मदा नदी के पास ही आ जाती है, और इसमें बंगाल भी नहीं है। और इस तरह से इसका ये जो क्षेत्र जो बचता है, जो ये फिरोज तुगलक को देता है, ये लगभग लगभग उतना ही क्षेत्र है जितना अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जिसको जीता था। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आक्रमण हुए और किस तरह से इसने अभियानों को अपने किया है। और जो मैंने बताया आपको विद्रोह सबसे ज़्यादा इसके समय में हुए, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और इन विद्रोहों की वजह से किस तरह से उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया और किस तरह से वो साम्राज्य फिर से विघटन की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले मंगोल आक्रमण होता है इसके ऊपर। जैसे ये 1325 में गद्दी पे बैठता है और विद्रोहों की श्रृंखला का जब आरंभ होता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक मंगोल आक्रमण होता है 1327 में। और शासक है तर्माशरीन। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था इसके बारे में, तर्माशरीन जो है ट्रांसऑक्सेनिया का शासक है, मंगोल शासक है। और ये विशाल सेना लेके आक्रमण करता है, परंतु इस आक्रमण में ये जो मंगोल है तर्माशरीन, इसकी विजय नहीं हो पाती और इसको बहुत बुरी तरह से परास्त होना पड़ता है। और इसके बाद जो है थर्माशरीन अपना एक मंडल भेजता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इन दोनों में मित्रता हो जाती है। और ये प्रथम और अंतिम विदेशी आक्रमण है इसके पूरे शासनकाल में। इसके पहले और इसके बाद कोई भी विदेशी आक्रमण हम देखने को नहीं पाएंगे इसके शासनकाल में। और इस आक्रमण के बाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने पेशावर और कलानौर पे अधिकार कर लिया। और जैसा कि आप देखें तो पेशावर कहीं यहाँ पे है। पेशावर पे जब ये अधिकार कर लेता है, इस मानचित्र बाईं तरफ देखिए पेशावर लिखा हुआ है। पेशावर पे जब ये अधिकार कर लेता है तो इसको अपने मध्य एशिया की राजनीति में यहाँ से इसको रुचि हो जाती है। और ये मध्य एशिया की जो राजनीति है उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एशिया के विभिन्न भागों से अब ये राजकीय प्रतिनिधि आते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रतिनिधि मंडल, जिसको हम एम्बेसडर्स बोलते हैं। एम्बेसडर इसके दरबार में आते हैं बहुत जगह से। इराक से आते हैं, ख्वारिज़्मशाह से आता है, ईरान और चीन से भी इसके शासनकाल में बहुत सारे मंडल आते हैं। और चीन का जो सम्राट है तोंग तिमूर, इसने 1341 में बौद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए 15 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा सुल्तान के दरबार में, और बहुत सारे उपहारों के साथ भेजा। और सुल्तान से हिमाचल में जो बौद्ध मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से विदेशी नीति का जो अनुसरण हो रहा है, और सल्तनत किस तरह से विदेशों के साथ अभी संपर्क कर रहा है। सांस्कृतिक संपर्क भी हैं और राजनीतिक संपर्क भी स्थापित हो गए हैं, जो कि इससे पहले अभी तक के हम सुल्तानों के साथ नहीं देख रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से जो इससे पहले के सुल्तान थे वो अपने जो राज्य हैं उसी पे ध्यान दे रहे हैं, और विदेशों से उनका कोई ऐसा खास संपर्क नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखिए तो किस तरह से शिष्टमंडल आ रहा है, और ये सुल्तान भी अपना एक बड़ा सा एक शिष्टमंडल भेजता है, अधिक उपहारों के साथ चीन भेजता है। तो ये शिष्टमंडल का आदान प्रदान जो हो रहा है, जो एम्बेसडर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं,
ये सांस्कृतिक जो जीवन है उनके भी आदान प्रदान हो रहा है और राजनीतिक यहाँ से संपर्क भी स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार जो मध्य एशिया है, मिस्र है, सीरिया और चीन है, उसके साथ सक्रिय वैदेशिक संबंध स्थापित करने वाला ये प्रथम सुल्तान है। तो इस तरह से ही मैंने जैसे आपको बताया कि पहले के सुल्तानों में ऐसा हमने नहीं देखा था। अब इसके जो अभियान है, विजय अभियान, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रमुख अभियान है नागरकोट का, नागरकोट जो कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है, 1337 में इसने वहाँ पे विजय अभियान किया है। तो यदि आप ये मानचित्र देखें तो यहाँ पे ये दिल्ली है और दिल्ली के उत्तर पूर्व में नागरकोट है, कांगड़ा जिले में ये यहाँ पे नागरकोट है। तो यहाँ जो है ये हिमालय का पर्वतीय हिंदू राज्य था, इसको विजित करने का निश्चय किया इसने और सर्वप्रथम कांगड़ा जिले में नागरकोट के दुर्ग पे आक्रमण किया। दुर्ग पे अधिकार कर उसने इसे हिंदू राजा को वापस लौटा दिया। अब यहाँ पे इसने अपनी एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि इसको ये सीधे तौर पे इसको सम्मिलित नहीं कर सकता और ये क्योंकि बहुत ही पर्वतीय एरिया है और इसका जो क्षेत्र है वो इसके ज्ञान से बहुत ही परे है और इस पे शासन करना उस वक्त इतना इसके लिए आसान नहीं था। तो इसने इसको हिंदू राजा को वापस कर दिया, लेकिन ये सल्तनत के अधीन इसको कर लिया गया। और सीरत फिरोज शाही एक पुस्तक है, इसके अनुसार वहाँ पे जो ज्वाला देवी मंदिर है, बहुत ही प्रमुख ये मंदिर है और ये एक शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर को इसने नष्ट नहीं किया है, नष्ट नहीं करता है अपने इस अभियान में। और सीरत फिरोज शाही जो पुस्तक है, सीरत फिरोज शाही, इसमें ऐसा वर्णन है कि इसने इस मंदिर को नष्ट ना करके एक धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया है। तो ये सुल्तान अभी हम देखेंगे आगे चल के, जो हम इसकी धार्मिक नीतियों पे भी चर्चा करेंगे और हिंदू और जैन धर्म के साथ इसके कैसे संबंध रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे किस तरह से बहुत ही सहिष्णु है और सहिष्णुता को चरमोत्कर्ष पे ले जाने वाला है सुल्तान है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। अब इसका जो दक्षिण का अभियान है, दक्षिण अभियान जैसे इस मानचित्र में आप देखिए, दक्षिण ये दौलताबाद है। दौलताबाद तो पहले से ही सल्तनत के अधीन आ चुका था। दौलताबाद के बाद अब आप और थोड़ा सा दक्षिण में आए, गुलबर्गा भी पहले से था। ये आपको यहाँ पे काम्पिली दिख रहा होगा, द्वार समुद्र लिखा दिख रहा होगा ये, और ये तेलंगाना का भाग है। ये कंपिली, द्वार समुद्र और माबर के विरुद्ध अभियान कर सुल्तान इसको जो है सल्तनत में मिला लेता है। और इसका जो कारण था वो कारण केवल ये था कि इसका एक चचेरा भाई है जो कि विद्रोही हो जाता है, जिसका नाम है गुरशास्प। और ये गुलबर्गा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो गुलबर्गा है बीदर के पास, यहाँ का ही ये सूबेदार होता है और ये विद्रोह कर देता है। और जब सुल्तान उसको सेना लेके उसके पीछे जाता है तो ये विद्रोह करके वहाँ से काम्पिल भागता है और काम्पिल में शरण लेता है और काम्पिल से फिर द्वार समुद्र जाता है, जिसके पीछे शाही सेना जाती है। तो दक्षिण के जो प्रांत हैं पूरे, जितने भी आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये इन प्रांतों को मतलब इस पूरे भाग को, इस पूरे दक्षिण के भूभाग को 5 प्रांतों में बांट देता है: देवगिरी, तेलंगाना, कंपिली, द्वार समुद्र और माबर। देवगिरी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में है। इसके बाद तेलंगाना का ये क्षेत्र गोलकोंडा जिसमें आता है, कंपिली, और उसके नीचे द्वार समुद्र है ये, और इसके नीचे ये माबर का क्षेत्र है। माबर यानी कि जो हमारा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो। तो विस्तारवाद नीति के, अब ये जो इसने विस्तारवाद इतना किया है, जैसे कि हमने अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति देखी थी उससे एकदम विपरीत है। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण को नहीं सम्मिलित करता है प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि वार्षिक कर के रूप में, वार्षिक कर लेने के बदले उसको अपना शासन करने दिया जाता है दक्षिण के राजाओं को। लेकिन ये यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उसको सम्मिलित कर रहा है। और ये काफ़ी, दिल्ली से दूरी काफ़ी ज़्यादा है और इस पर नियंत्रण रख पाना इतना आसान नहीं है उस समय में, क्योंकि इतना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है और बहुत ज़्यादा उनके पास ऐसे साधन नहीं है जो दूर तक उसको अपने नियंत्रण में रख सकें। तो ये जो विस्तारवाद नीति है, इसके नकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं और दक्षिण में विघटनकारी प्रवृत्ति जो है वो जन्म ले लेती है। और अब हम यहाँ से इसके विद्रोह, जो हमने जैसे आपको बताया कि इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं, कुल 34 विद्रोह हुए हैं इसके शासनकाल में। और जो ये विद्रोह हैं इनको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहले कुछ विद्रोह ऐसे थे जिनका दमन जो है बहुत ही आसानी से कर लेता है, और प्रारंभिक दशक में ये विद्रोह हुए हैं, इनका दमन बहुत ही सफलता से होता है। लेकिन जो बाद के दशकों के जो विद्रोह हुए हैं
उनका परिणाम ये निकला कि जो इसका राज्य है वो विघटन की ओर चला जाता है और इसमें कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह से बंगाल, विजयनगर और बहमनी स्थापित हो जाते हैं। तो 34 विद्रोह हुए जिसमें से 27 दक्षिण में हुए। तो अब इसकी जो दक्षिण की जो नीति थी वो किसी तरह से एकदम फेलियर साबित हुई और इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला विद्रोह हुआ बहाउद्दीन गुरशास्प 1326। जैसा कि मैं बताया आपको, ये चचेरा भाई था और गुलबर्गा का हाकिम यानी कि राज्यपाल था, यानी इक़्तादार था। और ये स्वतंत्रता घोषित कर देता है सबसे पहले। इसको लगता है कि दक्षिण काफ़ी दूर है गुलबर्गा और दिल्ली से, तो ये अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। शाही सेना भेजी जाती है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शाही सेना भेजता है, तो ये कंपिली में शरण ले लेता है। कंपिली, जैसा कि आपको बता दें, ये गुलबर्गा है और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे ये है कंपिली। यहाँ पे शरण ले लेता है और कंपिली का जो शासक है ये इसको शरण देता है और ये शासक 2 बार इस शाही सेना को परास्त करता है। लेकिन अंत में सुल्तान अपना एक वफादार अहमद अय्याज है, उसका एक अधिकारी जो मीर इमारत भी था, आपको मैंने बताया था, जिसने जो मंडल बनाया था, उसने मंडप जो बनाया था जिसपे गयासुद्दीन तुगलक जिसकी मृत्यु हो जाती है उस मंडप की वजह से, इसको ये भेजता है और युद्ध में कंपिली देव वीरगति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे इब्न बतूता जौहर का भी वर्णन करता है। तो ये हमको याद रखना है कि जौहर का वर्णन इब्न बतूता ने कंपिली में किया है और कंपिली में ही इसको शरण मिली है और इस तरह से कंपिली जो है वो सम्मिलित कर लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में। अब कंपिली देव तो उससे लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो गुरशास्प है उसको वो किसी तरह से एकदम सुरक्षित होयसल प्रदेश में भिजवा देते हैं, जहाँ का शासक है वीर बल्लाल तृतीय, द्वार समुद्र का होयसल शासक, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है उससे थोड़ा सा और दक्षिण में आ जाए हम और कावेरी नदी के पास अगर देखें तो ये द्वार समुद्र का शासक है, होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय। उसके पास इसको कंपिली देव भिजवा देते हैं। लेकिन वीर बल्लाल तृतीय जो है वो अब यहाँ पे सुल्तान की शाही सेना से नहीं लड़ना चाहता और इसको गुरशास्प को बंदी बनाकर शाही सेना को ही समर्पित कर देता है और इस तरह से ये एक जो दिल्ली सल्तनत है उसके अधीनता को भी स्वीकार कर लेता है। तो सुल्तान जो है ये हुक्म देता है कि जो गुरशास्प है, बहाउद्दीन गुरशास्प, इसकी खाल में चोकर भर दिया जाए और चोकर भर के इसकी खाल में इसको घुमाया जाए, इसके शव को। अब ये जो दूसरा विद्रोह है बहराम ऐबा का विद्रोह 1327-28 में, अगले ही साल उसी साल हुआ है। ये मुल्तान और सिंध का सूबेदार था। इसका केवल विद्रोह इस बात का था और कारण केवल इतना है कि जो बहाउद्दीन गुरशास्प है उसके शव को ये घुमाने की जगह, चोकर भर के उसको घुमाने की जगह उसको दफना देता है, इस्लामी पद्धति से इसको दफना देता है। और सुल्तान ने जब राजधानी परिवर्तित की, जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, तो जब राजधानी परिवर्तित की तो ये दिल्ली में ही रुकने की कोशिश करता है और इस तरह से इसका विद्रोह पूरा पनपता है और सुल्तान इस विद्रोह को स्वयं इसका दमन करता है और बहराम का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो किस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आतंक का एक माहौल सुल्तान ने पैदा किया विद्रोह में। जैसे बहाउद्दीन गुरशास्प के लिए बोला इसकी खाल में चोकर भर के घुमाओ और यहाँ पे इसका सर धड़ से अलग कर दिया बहराम ऐबा का। तो ये पहले के जो दशक हैं इनके विद्रोह को बहुत ही आसानी से दमन कर रहा है। अब गियासुद्दीन बहादुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1330-1331 में इसका विद्रोह हुआ है। गियासुद्दीन बहादुर, यदि आपको याद होगा, मैंने जब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ाया था तो आपसे बंगाल की बात की थी और बंगाल में बुगरा खां का एक वंशज है गियासुद्दीन बहादुर, जिसको गियासुद्दीन तुगलक ने परास्त किया था। तो इसको गियासुद्दीन तुगलक जो है वो बंदी के रूप में रखता है दिल्ली में। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये इस गियासुद्दीन बहादुर को 2 शर्तों पे मुक्त कर देता है। वो शर्त कुछ इस तरह से रखता है, कहता है कि इसको लखनौती का शासक घोषित करता है और कहता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम का खुतबा पढ़ेगा पहले तो, और दूसरा अपने पुत्र को बंधक के रूप में दिल्ली भेजेगा। तो ये 2 शर्तों पे इसको रिहा कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक और इसको लखनौती का शासक नियुक्त कर देता है। अब इसका जो विद्रोह है वो केवल इस बात का था कि इसने सुल्तान के सभी आदेशों का तो पालन किया, खुतबा पढ़ाया, उसके नाम के सिक्के जारी किए सुल्तान के लखनौती में, लेकिन अपने पुत्र को दिल्ली नहीं भेजा बंधक के रूप में। तो इसी कारण जो है इसकी जीवित खाल खींच ली गई थी। तो ये इसके विद्रोह का भी दमन कर दिया बंगाल में। और अब बंगाल में जो विद्रोह हुआ है वो कुछ इस तरह से होता है। बहराम खां की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। यदि आप देखें बंगाल का ये जो मानचित्र है
तो यहाँ पे दो भागों में बांट दिया था, उत्तर और दक्षिण में। और सुनार गांव की एक की राजधानी थी जिसको बहराम खां के सुपुर्द किया गया था, और एक की राजधानी लखनौती थी जिसको नासिरुद्दीन के सुपुर्द किया गया था। तो जो बहराम खां है सुनार गांव में, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका एक सिलहदार है, सिलहदार यानी कि शस्त्रों का रक्षक है, मलिक फ़खरुद्दीन। ये है सिलहदार मलिक फ़खरुद्दीन। ये सिलहदार जो है, इसकी मृत्यु के बाद, बहराम खां की मृत्यु के बाद सोनार गांव में विद्रोह कर देता है। और मलिक फ़खरुद्दीन जो है, ये सुल्तान फ़खरुद्दीन का खिताब धारण कर लेता है और विद्रोह करके अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। अब जो लखनौती का जो राज्यपाल है कद्र खां, इस समय लखनौती का राज्यपाल कद्र खां है, इसको ये हटा देता है, वहाँ पे मुखलिस को नियुक्त करता है फ़खरुद्दीन। और अब एक और अधिकारी है अली मुबारक। अली मुबारक नाम का अधिकारी है, ये मुखलिस का वध कर देता है और लखनौती को छीन लेता है अली मुबारक। और अली मुबारक ने खुद को अलाउद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब तो यहाँ पे अलाउद्दीन के नाम से ये स्वतंत्र शासक खुद को घोषित कर दे रहा है। और ये कद्र खां का ही आरिज है अली मुबारक, जो ये मुखलिस का वध करता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है। अब ये जो एक और अधिकारी है हाजी मलिक, उसने अलाउद्दीन की हत्या कर दी, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, और फ़खरुद्दीन को भी पकड़ लिया। तो जब ये फ़खरुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों को पकड़ लेता हाजी मलिक, तो ये जो पूरा का पूरा बंगाल का क्षेत्र है, यानी लखनऊ और सुनार गांव, इन सब पे कब्जा हो जाता है किसका, हाजी मलिक का अंत में। और ये खुद को शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर देता है। और इस तरह से बंगाल जो है वो सल्तनत में से सबसे पहले अलग हो जाता है। सल्तनत काल से सबसे पहले अलग होने वाला जो राज्य है वो बंगाल है। और ये किसके सुल्तान के अधीन हुआ है, ये हुआ है शमसुद्दीन, जिसका नाम है, इसका रियल नेम है हाजी मलिक। इससे पहले अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन यानी अली मुबारक था। तो अली मुबारक ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके सुल्तान बना, और हाजी मलिक जो है वो शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके सुल्तान बनता है। तो इस तरह से जो बंगाल है वो प्रथम राज्य है सल्तनत से अलग हो जाने वाला। अब ये बंगाल यहाँ से जो इसका पूर्वी भाग था सल्तनत का, ये तो अलग हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने मानचित्र बनाया है, इसमें 4 भाग हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हरा लाइन वाला भाग है, पंक्ति वाला, ये अब तुगलक वंश बचेगा जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंत होगा लगभग, और राजपूत शासन है कुछ यहाँ पे, लेकिन थोड़े से भाग में यहाँ पे अभी भी तुगलकों का शासन है। इसके बाद जो ये हरा वाला क्षेत्र है, ये बहमनी राज्य बनेगा, और जो इसके नीचे जो केसरिया क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये विजयनगर हिंदू साम्राज्य बन जाएगा। तो विजयनगर की स्थापना कैसे होती है, ये जो दक्षिण का जो भाग है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन का दक्षिण का जो भाग है, वो अलग अलग होने की कोशिश करेंगे सारे सल्तनत से, और विद्रोह होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मदुरई में विद्रोह होता है, और जब सुल्तान मदुरई के विद्रोह का दमन करने के लिए निकलता है, उसी समय प्लेग फैल जाता है। तो प्लेग एक महामारी थी, वो सेना उसकी पूरी प्लेग से ग्रसित हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वापस उत्तर में आना पड़ता है और देवगिरी में आके रुकना पड़ता है। तो अब वो अपनी सेना को उत्तर भारत वापस जाने ले जाता है। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि अब वह दूर दक्षिण पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब जो विद्रोह था उसको वो दमन नहीं कर पाया, और वो ऊपर उत्तर में चला गया है। और इसी के बाद 1336 में हरियर और बुक्का जो हैं वो स्वतंत्र शासन को संगठित कर विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है 1336 में, और संस्थापक हैं हरियर और बुक्का। अब हरियर और बुक्का के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। ये जब सुल्तान ने कंपली पे अपना अभियान किया था, उस समय यहाँ पे से इसने इन हरियर और बुक्का को यहाँ से बंदी बनाया था, और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो जब दोबारा पे यहाँ पे एक विद्रोह होता है कंपली में, तब सुल्तान इसको भेजता है कि उस विद्रोह का दमन किया जाए कंपली में। जब कंपली देव की जब मृत्यु हो गई है और कंपली को जोड़ लिया गया था सल्तनत में, उसके बाद फिर से एक विद्रोह होता है। तो हरियर और बुक्का को भेजा जाता है उस विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन हरियर और बुक्का जो हैं ये फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और
ये वहाँ पे एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कर देते हैं, जिसमें कंपिली से लेकर द्वार समुद्र तक का शासन शामिल है। अब इसके जो दूसरा विद्रोह है जिसमें हम बहमनी साम्राज्य की स्थापना देखते हैं, वो है सादा अमीरों का विद्रोह। सादा अमीर कौन है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सादा अमीर वो थे जो मंगोल अधिकारी थे, और ये निम्न जाति के थे। निम्न जाति के कहने से मतलब है कि निम्न स्तर के अधिकारी थे, बहुत ज़्यादा बड़े अधिकारी नहीं थे। इनके अधीन 100 गांव होते, तो 100 गांव के अधिकारी को अमीरन सादा कहा जाता था। अब विद्रोह का कारण केवल ये था कि सुल्तान की जो दक्षिण को लेके नई नीति थी, सुल्तान की जो नई नीति थी उसके तहत उसने बहुत सारी जगह पे अन्य अधिकारी नियुक्त किए इन सादा अमीरों की जगह। तो ये सादा अमीर सुल्तान के विरुद्ध हो जाते हैं, और 1347 में हसन गंगू के नेतृत्व में देवगिरी के सादा अमीरों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी राज्य की स्थापना करी। तो ये जो देवगिरी का जो दौलताबाद जो हमारा क्षेत्र है, ये जिसमें बीजापुर और कुछ भाग गोलकोंडा और हैदराबाद का एरिया अगर हम देखें, क्षेत्र देखें तो ये है, और थोड़ा सा गुजरात का भी भू क्षेत्र आ जाता है इसमें। तो किसके नेतृत्व में हुआ हमें ये याद रखना है, हसन गंगू। आगे चल के इसी को बहमन शाह बोला जाएगा। और 1347 में हुआ है। तो पहले विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुआ, उसके बाद फिर बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हुआ है 10 साल के बाद। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरा जो दशक शुरू हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का, उसमें वो जितने भी विद्रोह हो रहे हैं उनका दमन नहीं कर पा रहा है। और अब जो उसका क्षेत्र रह गया है वो घट के, आप देखें बंगाल अलग हो गया है सल्तनत से, और यहाँ से विजयनगर अलग हो गया है सल्तनत से, और यहाँ से जो है बहमनी भी अलग हो गया सल्तनत से। तो ये बहमनी बन गया, ये विजयनगर बन गया, और ये बंगाल पहले ही अलग हो गया। तो अब सल्तनत के पास जो क्षेत्र बचा वो कुल मिला के उतना ही बचता है जितना अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जितना क्षेत्र स्थापित करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के समय फिरोज शाह तुगलक को लगभग उतना ही क्षेत्र मिलता है। अब सबसे जो मुख्य विद्रोह हुआ है वो हुआ है आइनुल मुल्क। आइनुल मुल्क 1340 में हुआ है। आइनुल मुल्क इसका एक वफादार था, और इसका बहुत ही अच्छा मित्र भी था सुल्तान का, अवध का इक़्तिदार भी था, और बहुत ही कुशल प्रशासक था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवध में जब ये किसी तरह से दुआब में कर वृद्धि वगैरह सब होती है, तो इसने अवध का प्रशासन बहुत ही अच्छे से संभाला था आइनुल मुल्क ने, और अकाल का प्रभाव को यहाँ पे अवध पे पड़ने नहीं दिया था, और बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि से इसका प्रशासन था, और बहुत ज़्यादा अनाज या कृषि उत्पाद जो है ये दिल्ली भेजा करता था, जिससे सुल्तान को भी बहुत ईर्ष्या हुई, आशंकित हुआ सुल्तान। और क्योंकि उसको सुल्तान को ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रशासक भी है, और सुल्तान ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दुआब में काम कर रहा है, तो सुल्तान की जो इमेज है उसको भी थोड़ा सा धक्का लग सकता है कि सुल्तान इतना अच्छा प्रशासन नहीं कर पा रहा। तो सुल्तान ने इसको दौलताबाद जाने का आदेश दिया, लेकिन ये दौलताबाद नहीं जाता और ये विद्रोह कर देता है आइनुल मुल्क, और सुल्तान ने इसको हराकर इसको माफ़ कर दिया। अब ये पहला ऐसा विद्रोह हम देख रहे हैं कि सुल्तान किसी को माफ़ कर रहा है, वरना वो या तो खाल खिंचवा ले रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मृत्यु दंड दे रहा है। लेकिन ये प्रथम ऐसा विद्रोह है, प्रथम और अंतिम ऐसा विद्रोह है जिसको सुल्तान ने माफ़ किया। और इस आइनुल मुल्क की एक रचना है जो हमसे परीक्षा में पूछी जाती है, इंशाए महरू। इसको हम मुंशात महरू भी कहते हैं, और ये इसके जो पत्र हैं उनका संकलन है। और इस तरह से ये पूरा जो आइनुल मुल्क का जो विद्रोह है उसका दमन भी हो जाता है, और आइनुल मुल्क को ये माफ़ भी कर देता है, और वापस इसको राज दरबार में इसको नियुक्त कर देता है। सबसे आखिरी जो विद्रोह है और सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु होती है वह गुजरात में एक तगी नाम का व्यक्ति है। अब ये तगी कौन था? तगी एक मोची था, और ये तुर्की दास भी था। तो दास और मोची था, इसको गियासुद्दीन के समय में भारत लाया गया था। तो ये भारत जब इसको लेके आया जाता है गियासुद्दीन के समय में, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है दरबार का निरीक्षक नियुक्त करता है। इस तगी नाम के मोची को, जो कि एक तुर्की दास है, इसको दरबार का निरीक्षक नियुक्त करता है। और जब सुल्तान दौलताबाद में व्यस्त था, दौलताबाद में जब वो दमन कर रहा था अपने विद्रोहियों का, उस समय तगी ने गुजरात के सादा अमीरों से मिलकर विद्रोह कर दिया। मतलब जिस समय दौलताबाद में सादा अमीरों ने विद्रोह किया था 1347 से लेकर 47 के बीच में, उस समय तगी भी विद्रोह कर देता है 1347 में, जब सुल्तान को सादा अमीरों के विद्रोह को छोड़ के
तगी के विद्रोह के दमन के लिए जाना पड़ता है गुजरात। उसी समय सादा अमीर जो है वो दौलताबाद में स्वतंत्रता घोषित करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरह से अब सुल्तान जो है गुजरात जब जाता है उसके विद्रोह को दमन करने के लिए, तो सिंध के पास एक जगह है थट्टा, ये थट्टा भाग जाता है तगी गुजरात से भागता है सिंध की तरफ, थट्टा की तरफ, और सुल्तान इसका पीछा करता है। और पीछा करते समय थट्टा से कुछ दूर पे एक गांव है सोंदा गांव, वहाँ पे 1351 में सुल्तान की तेज़ बुखार से मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से सुल्तान का अंत हो जाता है तगी का विद्रोह दमन करते समय, और तगी कहीं से वहाँ से बच निकलता है। और इसके ऊपर एक बर्नी और बदायूनी दोनों ने एक कथन बोला है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, क्योंकि इतने विद्रोह हो रहे हैं। और वो बर्नी से भी कई बार ऐसा बोलता है कि मेरा साम्राज्य बहुत बीमार है, और यदि मैं इसके एक भाग पे कहीं ना कहीं चिकित्सा करता हूँ और उसको ठीक करता हूँ तो दूसरे भाग में ज्वर हो जाता है, यदि मैं दूसरे भाग पे उसकी चिकित्सा करता हूँ ज्वर की तो तीसरे भाग में लकवा हो जाता है। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है सुल्तान अपनी प्रजा से कि बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे हैं, और प्रजा भी परेशान है क्योंकि उसने बहुत तरह की ऐसी योजनाएं बनाई हैं, और इतिहासकारों ने उसको वाइजेस्ट फूल यानी कि ऐसा मूर्ख बोला है जो कि बुद्धिमान है, यानी कि बुद्धिमान मूर्ख बोला है। मतलब बुद्धिमान इसलिए बोला है क्योंकि योजनाएं बहुत ही दूरगामी थी, अच्छी थी, लेकिन उसको वो सही से लागू नहीं कर पाया और उसने गलत समय में उनको लागू करने की कोशिश करी, तो बुद्धिमान मूर्ख बोला है। तो ये हमारा पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लेक्चर था। अभी हम इसी लेक्चर को और जारी रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही आगे चल के हम बात करेंगे। अगले सत्र में उसकी जो धार्मिक नीतियाँ हैं और उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे, उसकी धार्मिक नीतियों में किस तरह से उसने हिंदुओं के साथ उसका कैसा व्यवहार था, हिंदू धर्म के साथ, इस्लाम धर्म के साथ, सूफीवाद के साथ और जैन धर्मों के साथ भी किस तरह से उसका जो रवैया था वो था, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको ये लेक्चर यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम ये श्रृंखला जो है वो चालू करते रहेंगे। धन्यवाद।